हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आप लोगों का कल मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ फुल सॉल्यूशन ऑफ वन सेट्स मैथमेटिक्स का, जो कि लेटेस्ट मॉडल पेपर है आप लोगों का। इसको कर लीजिए बढ़िया से। इसको करने के बाद आपके जो है कि ऑब्जेक्टिव के 50 आपके जो है कि कटने वाले नहीं हैं। 50/50 जो कि आप 100% गेन करके आइएगा आप इस सेट को पूरा, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। चलिए, इसमें जो है कि आप लोगों का ये जो है कि फाइनल पंच रहेगा आज का। पूरा सेट्स मैंने इसमें सॉल्व करके आप लोगों के लिए दिया है और इसमें एक भी क्वेश्चन जो है कि आपका नीचे लेवल का नहीं है। सब क्वेश्चन का लेवल एकदम हाई है। एडवांस मैथमेटिक्स बुक से जो है कि क्वेश्चन मैंने इसमें बनाए हैं और आप लोगों को ये पूरा कर लेना है। एक बार अगर पूरा कर लेते हैं, अगर अभी आप रात में कर लीजिए, सुबह में आप जाके एग्ज़ाम दीजिए। आपका एग्ज़ाम एकदम बढ़िया रहने वाला है। आपका 50 में 50 ऑब्जेक्टिव जो है कि सही रहने वाला है। इसमें 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 100 को मैंने पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करके सॉल्व किया है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और एक शॉट में एक वीडियो देखिए, पूरा मैथमेटिक्स आपका रिविजन हो जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के मैट्रिक एग्ज़ाम के बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट एम होगा, चाहे पॉलिटेक्निक या ITI या फिर अदर फील्ड या फिर 12th, तो हर फील्ड में जो है कि मैं आप लोगों के साथ बना रहूँगा और आपकी हमेशा सहायता करूँगा। आप लोगों को जैसे पॉलिटेक्निक ITI की तैयारी के लिए मेरा जो है कि नेक्स्ट मतलब जो है कि सेशन लॉन्च होने वाला है, जिसमें जो कि मैं ITI पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कराऊंगा मात्र 20 दिन में। 20 से 25 दिन में आपका तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। चलिए तो यहाँ 3 का घात देखते हैं, इसमें क्या आने वाला है। अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2052 का। स्टार्टिंग से एकदम करेंगे पूरा। अगर इस वीडियो में अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो कहीं भी कुछ भी, तो कमेंट करके बताइए, तुरंत उसका रिस्पॉन्स लिया जाएगा। क्योंकि आज का ही डेट है आप लोगों के पास, हम भी जानते हैं, और आज ही आप लोग इसको देखिएगा। आज देखिए, जो भी डाउट हो रिस्पॉन्स कीजिए, तुरंत उसका जवाब इंस्टेंटली दिया जाएगा। चलिए इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। 10, 26, इसका फिर यहाँ से 2 से देने पे हो जाएगा हमारा 5, 13। तो 513। उसके बाद अब 2 से तो हमारा यहाँ नहीं जा रहा है। अब देखते हैं 3 से हमारा ये जा रहा है। उसके बाद 2 से नहीं, अब यहाँ 3 से लग रहा है। 3 से लेते हैं तो ये हमारा आ रहा है 171 बार में। उसके बाद अगर फिर 3 से दें तो ये हमारा 57 बार में आ रहा है। अब फिर 3 से देने पे ये 19 बार में आ रहा है। तो इसमें 3 का घात पूछा है, तो 3 का घात हमारे पास 1, 2, 3 बार आ रहा है। तो 3 हमारा हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो शांत है या अशांत है, ये चेक करने के लिए सबसे पहले अगर कोई हमारे पास अगर कोई भी अगर P/Q अगर इस तरह से हमें दिया गया है कोई भिन्न, तो हमें इसमें Q का फॉर्म देखना है। Q का फॉर्म शांत होने के लिए जो कंडीशन है वो हमारा आता है 2n इंटू 2m। तो देखते हैं ऐसा हमें कहाँ फॉर्म मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है कि हमारा 2m का मान यहाँ 0, n का मान 2 है, तो ये हमारा हो जाएगा शांत। उसके बाद देखें तो यहाँ पे हमारा जो है कि 2p4 और 7n, तो यहाँ पे 5 नहीं है, तो बाकी इन सब में 5, तो ये सब शांत हो जाएगा। 2, 5 है, लेकिन ये हमारा अशांत हो जाएगा। अतः क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है बहुपद x इंटू 2x - 5 - 3 के शून्यकों का योग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बहुपद बना लेते हैं। यहाँ से हमारा जो px बनने वाला है और ये हो जाएगा हमारा 2x² - 5x - 3। तो शून्यकों का योग यदि अल्फा बीटा अगर हम लोग देखें, अल्फा प्लस अगर बीटा हम लोग करते हैं, ये होता है हमारा आता है -b/a। तो यहाँ b का मान हमारे पास यहाँ पे है -5, तो -5 माइनस इंटू -5 डिवाइडेड बाय a का मान हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो ये माइनस माइनस प्लस होकर हमारे पास 5/2 आ जाएगा। तो 5/2 करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो कि रहने वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि समीकरण 2x² + px - 3 का एक मूल -3 हो तो p का मान ज्ञात करें। इसमें हमें एक x का वैल्यू जो कि हमें इसमें -3 दिया हुआ है,
तो p का मान निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, इस पी एक्स में x के जगह पे p माइनस 3 हम लोग रखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस p इंटू -3 फिर -3 इक्वल 0। यहाँ से देखें तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, यहाँ हमारा हो जाएगा -3p, फिर हमारा यहाँ पे -3 बराबर 0। 18 में 3 घटेगा, बचेगा 15, या 15 बराबर हमारा 3p आ रहा है। तो यहाँ से p का वैल्यू हमारे पास 15/3 कट के जो कि 5 आ रहा है। अतः क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी 5 जो कि हमारा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि बहुपद ax² - bx + c के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा का मान जो होता है वो हमारा होता है c डिवाइडेड बाय a। तो c डिवाइडेड बाय a हमारे पास जो कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा c। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन समांतर श्रेणी में दिया गया है। तो समांतर श्रेणी में अगर कोई पद रहता है तो उसमें हमेशा जो d निकालते हैं वो कांस्टेंट रहता है, यानी a2 - a1 का वैल्यू हमारे पास a3 - a2 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं। तो 5 में से 2 करने पे हमारे पास आता है ये 3, और फिर हमारे पास 7 में से 5 करने पे ये आता है हमारे पास 2। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए AP में नहीं है। अच्छा, अगर बी ऑप्शन देखें तो यहाँ 2 का स्क्वायर आ रहा है हमारे पास 4, 9, 49, ये तो अपने AP से बाहर जा रहा है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे x² ये भी हमारा AP में नहीं है। तो 1, 3, 5 यहाँ पे हमारा 3 में से -1 करेंगे बचेगा 2, फिर 5 में से 3 माइनस करने पे 2, अतः यहाँ पे हमारा चार अंतर बराबर आ रहा है 2, अतः ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा 6 नंबर का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 + cot² थीटा इंटू 1 - cos स्क्वायर का वैल्यू क्या रहने वाला है? तो हम लोग जानते हैं कि 1 + cot² थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा ये हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू आता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। अतः इस वैल्यू को यहाँ पे रखने पे हमारे पास आता है कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। चूँकि साइन थीटा कोसेक थीटा का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही आएगा। अतः ऑप्शन यहाँ पे जो हमारा डी जो है कि करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में 5x² - 4x + 2 = 0 का विविक्तर है। इसमें आपको विविक्तर यानी डी मांगा गया है। डी इक्वल से हमारा होता है b² - 4ac। तो वैल्यू पुट करके इसमें रखते हैं। b का मान -4 है, b² - 4 इंटू a का मान 5 इंटू c का मान 2 है। तो यहाँ से करने पे आता है 16 का 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 माइनस 4 × 5 = 20, 20 दूनी 40। तो यहाँ से जो है कि ये हमारा 40 आ गया है। तो 40 में 16 माइनस करने पर हमारे पास आता है 24, आता है इसका वियुक्तर -24 हो जाएगा यहाँ का आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2x² + 4x - 4x + 3 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? यहाँ पे हमें मूलों की प्रकृति जानना है। तो मूलों की प्रकृति जानने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, विविक्तर यानी डी निकालते हैं। डी का मान देखें यहाँ पे क्या होता है हमारा, डी का मान होता है b² - 4ac। अच्छा, अब यहाँ पे डी निकालने पे क्या आता है -4 का स्क्वायर, b² - 4 इंटू 2, a का वैल्यू 2 इंटू c का वैल्यू 3 है। ये हमारा हो जाएगा 16 माइनस 4 × 8 = 24, 24 ये हमारा -8 आ रहा है। अब जानते हैं चूँकि अगर डी का वैल्यू अगर 0 के बराबर होता है तो इस कंडीशन में मूल जो है कि हमारा बराबर वास्तविक होते हैं, बराबर और वास्तविक होता है। अच्छा, अगर डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा होगा तो हमारा मूल जो है कि वास्तविक, इसमें हमारा मूल वास्तविक और असमान होता है। लेकिन हमारा यहाँ पे डी का वैल्यू क्या है, 0 से छोटा मतलब -8 है। तो इस कंडीशन में जो है कि समीकरण का कोई हल नहीं होता है, कोई वास्तविक हल नहीं होता है। तो इसमें कोई वास्तविक और वास्तविक नहीं, वास्तविक एवं असमान, तो इनमें से हमारा वास्तविक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 9 का ये यहाँ पे सही रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आने वाला 10 नंबर का, निम्नलिखित में कौन x² - 3x + 2 का एक मूल है? तो इसमें x का वैल्यू निम्नलिखित में कौन है? चलिए इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। 1 × 2 हमारा 2 आ रहा है तो उसको 1
3 को हम 2 1 में तोड़ सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल से 0, या x इंटू एक्स माइनस 1, फिर यहाँ -2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल से हमारा 0 आ रहा है। यहाँ से इसको सोल्व करने पर x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 आ रहा है इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने पर हमारे पास x का वैल्यू जो है कि 2 और 1 आ रहा है। तो देखते हैं 2 और 1 में कौन ऑप्शन में हमें दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ डी में सिर्फ ओनली जो 2 दिया गया है ये हमारा सही हो जाएगा। अतः क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी आंसर 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या निकालना है। देखते हैं ऐसे करते हैं, ऑप्शन नंबर √3 इंटू √5 ये √15 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो ये गलत हो गया। यहाँ से देखेंगे √7 इंटू √9 तो इसका हो जाएगा 9 का स्क्वायर √3 इंटू √7, तो ये भी हमारा अपरिमेय है, इसका मतलब ये भी गलत है। यहाँ से देखें √8 इंटू √2 तो √8 को हम लोग 2√2 लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय, फिर हमारे पास √2 दिया गया है। अतः 2 इंटू √2 का हमारा वैल्यू 2 आता है, 2 इंटू 2 इंटू 4। अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी में जो है कि यह परिमेय रेशनल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना है 154 का। तो 154 का अगर हम लोग करें तो ये हमारे पास आता है, अगर 2 से करें तो आता है पहले 77, अगर फिर 2 से करें ये आता है हमारे पास 2 से अब नहीं लग रहा है, ये डायरेक्ट 7 से लग रहा है। 7 से करने पे ये 11 आ रहा है। तो फैक्टराइजेशन 154 का अगर हम लोग यहाँ पे देखें ये आ रहा है 2 गुना 7 गुना 11, 2 गुना 7 गुना 11। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी में जो है कि दिया गया है, अतः करेक्ट ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे सही रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है। लीनियर इक्वेशन कौन है निम्न में से जो दिया गया है अभी यहाँ हमारे पास। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें लीनियर इक्वेशन कौन कौन सा है। तो लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब क्या, एक्स पे पावर जो कि हमारा 1 होना चाहिए। अब यहाँ इस इक्वेशन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ से एक्स दोनों करता है तो ये हमारा इक्वेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक्स पे पावर 2 है तो ये हमारा लीनियर नहीं होगा। यहाँ पे एक्स पे पावर 2 ये हमारा लीनियर नहीं होगा, लेकिन ये हमारा लीनियर होगा। इसका मतलब यही हुआ। ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर खोलते हैं तो ये हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इधर इक्वल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होकर ये बचेगा हमारे पास क्या, हमारे पास ये लगभग बच रहा है -2x इक्वल टू 1, जो कि हमारा इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। चलिए द्विघात समीकरण कहने का मतलब क्या, x पे घातांक हमारा 2 आना चाहिए तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर इधर है, इधर भी ये कट जाएगा दोनों, ये नहीं होगा हमारा। यहाँ पे भी जो है कि हमारा एक्स स्क्वायर है, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। तो इसे सोल्व करने पे ये एक्स क्यूब आ रहा है हमारा, एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये भी हमारा नहीं होने वाला है। यहाँ से देखें 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 हमारा ये जो कि करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे पहले से दिया गया है, तो कितना खोजने की जरूरत नहीं, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 1 के मूल बराबर हो तो k का मान। अब देखिए अभी तुरंत बताए थे अगर मूल बराबर दिया है तो d का मान हमारा जो है कि 0 होगा, या फिर d का मान हमारा होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा 0 होगा। तो इक्वेशन में हमारे b का मान दिया गया है -3k, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान भी हमारे पास 4 है, इंटू सी का मान 1 इक्वल टू 0 दिया गया है। या यहाँ से 3k का अगर स्क्वायर करने दिया हो जाएगा हमारे पास 9k स्क्वायर इक्वल टू इधर हमारा आ जाएगा 16, या k स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं ये 16/9। यदि यहाँ से हम लोग फिर यदि k अगर निकालते हैं तो आता है प्लस माइनस √16/9, इसे निकालने पर ही हमारा आता है प्लस माइनस 4/3। तो प्लस माइनस 4/3 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, अतः 15 का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 2 एवं गुणनफल -15 है तो वह द्विघात बहुपद होगा। तो बहुपद यहाँ पे जो है कि हमें अल्फा इंटू बीटा का मान जो है कि -15 दिया गया है, और फिर अल्फा प्लस बीटा का मान जो है कि हमें यहाँ पे 2 दिया गया है। तो पी एक्स का डिफिनेशन से हम लोग जानते हैं पी एक्स इक्वल टू ये हमारा होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो वैल्यू को पुट करने पे हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अल्फा प्लस बीटा का मान हमें दिया गया है 2, और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हमारे पास -15 दिया गया है।
सॉल्व करने पे ये हमारे पास पी एक्स आता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ये हमारे पास है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया गया है। तो क्वेश्चन 16 का ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो उसमें हमें देखना है कि कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो अब इस तरह का क्वेश्चन हम लोग अभी तुरंत ऊपर में किए थे। समांतर श्रेणी में अगर रहता है तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म इक्वल टू, फिर हमारा नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म में, मतलब कांस्टेंट होता है हमारा यहाँ पे दो लगातार पदों का अंतर, अर्थात डी हमारा होता है जो। तो यहाँ से अगर निकालें ऑप्शन नंबर ए में देखें तो 12, 16, 20, अर्थात 16 में अगर 12 घटाएंगे तो 4 बचेगा, फिर 20 में अगर 16 घटाएंगे तो 4, ये तो हमारा 4 4 का अंतर है, मतलब ये एपी में है। अच्छा यहाँ पे अगर हम लोग देखें 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर होता है 4, 5 का 25 और 7 का 49, तो इसमें बहुत डिफरेंस आ रहा है, ये हमारा एपी नहीं हो सकता है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है कि करेक्ट हो जाएगा, जो कि एपी में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में भी अगर हम लोग देखें तो नहीं, हाँ ये भी एपी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 का। समांतर श्रेणी इतना का चार अंतर क्या होगा, इसमें हमें कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि डी का वैल्यू जो हमारे पास होता है वो होता है हमारा a2 माइनस a1, या फिर ये बराबर होता है a3 माइनस a2। चलिए तो करते हैं पहले a2 माइनस a1, तो हमारे पास √8 माइनस √2। अच्छा √8 का वैल्यू हमारे पास आता है 2√2, फिर माइनस √2, तो 2√2 में √2 माइनस करने पे हमारे पास आएगा सिर्फ √2। अच्छा यहाँ आप देख लेते हैं √18 को हम लोग लिख सकते हैं √18 माइनस √8। 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 2, तो 9 का स्क्वायर हमारा जाएगा 3, √2 रह जाएगा, माइनस यहाँ पे 2, √2 रह जाएगा। तो 3 में से 2 माइनस करने पे सिर्फ 1, मतलब √2 हमारा यहाँ पे आ रहा है। अतः इसका ऑप्शन बी जो है कि करेक्ट हो जाएगा, अंतर यहाँ पे √2 रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन सेट में आप लोग देख रहे होंगे कि सभी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम में इसी तरह से रहने वाला है। तो पूरा स्टडी कर लीजिए आराम से, आपका एग्जाम में 50 ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव में 50 आपका गारंटी जो है कि आएगा, इसी से आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, यदि x+2 3x और 4x समांतर श्रेणी में तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हमारे पास यहाँ पे प्रथम पद a1 दिया गया है, x+2 दिया गया है। सेकेंड टर्म a2 हमें दिया गया है, ये जो है हमारे पास 3x है, और थर्ड टर्म a3 हमारे पास है 4x+1। अच्छा तो अब इस चार अंतर अब यदि इसका निकाले तो बराबर होगा, यानी कि हमारा जो d का जो वैल्यू होता है, हम लोग जो कहते हैं कि a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। तो वैल्यू को यहाँ पे रखने पर a2 का वैल्यू हमारे पास है 3x माइनस a1 का वैल्यू है x+2, तो ये हो जाएगा हमारा दोनों माइनस x माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू a3 हमारे पास है 4x+1 माइनस a2 जो कि हमारे पास यहाँ पे 3x दिया गया है। सॉल्व करते हुए ये हमारे पास अभी आ रहा है 2x माइनस 2 इक्वल टू, इधर हमारे पास अभी आ रहा है x+1। अच्छा x को इधर लाने पे सॉल्व करते हैं, x इक्वल हमारा जो कि यहाँ पे 3 आ रहा है, अतः x का वैल्यू जो है कि हमारे यहाँ पे 3 करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसमें वैल्यू ही पुट करके रख देते हैं। tan 30 डिग्री का मान होता है हमारे पास 1/√3 इंटू sin 30 डिग्री होता है 1/2 इंटू cot 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा √3 इंटू सेक कोसेक 30 डिग्री है हमारे पास हो जाएगा 2, ये 2 कैंसिल, √3 कैंसिल, इसका इक्वल टू आंसर 1 आ रहा है। चलिए तो आप लोग अगर आपको रिलेशन अगर मालूम नहीं है, फिर कंफ्यूजन में फंस जाते हैं, तो आप जो कि वैल्यू पुट करके इसे तुरंत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद क्या होगा। यहाँ पे 10वां पद जैसे हम लोग जानते हैं nवां पद an हमारे पास होता है a+n-1 इंटू डी, तो 10वां पद मांगा है, तो 10वां पद a10 हम लोग यहाँ से बैठा सकते हैं। a10 का वैल्यू हमारे पास आएगा a+9d, तो a का मान दिया गया है 10 + 9 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास देखें तो 10 में से 7 जाएगा 3, या फिर 4 में से 7 जाएगा -3 हमारा यहाँ पे जो कि डी का वैल्यू आ रहा है। तो 10 - 9 × 27, तो ये हमारा -17 आ रहा है, यहाँ से -17 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था, ये करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखें,
समांतर श्रेणी दो 7 12 का कौन सा पद 47 है। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे इसका nवां पद 47 है। मान लेते हैं हम लोग इसमें nवां पद बराबर हमें 47 दिया गया है। तो अब फॉर्मूला बैठाते हैं। an का वैल्यू हमारे पास होता है a प्लस a का मान यहाँ पे 2 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर निकालें 7 में से 2 जाएगा 5 या फिर 12 में से 7 जाएगा 5, तो डी का मान यहाँ पे 5 आ रहा है। ये बराबर हमारा 47 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग अगर n माइनस 1 अगर निकालते हैं डायरेक्ट, तो 47 में 2 घटने पे 45 बटा 5 आ जाएगा। ये इससे सॉल्व करने पे ये 9 आ रहा है। अतः यहाँ n का वैल्यू 9 + 1 = 10 हो जाएगा। तो 10वां पद हमारा जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं प्रथम n विषम संख्याओं का योग, फर्स्ट n टर्म्स ऑफ है ना एस एन। हम लोग अगर ओड नंबर का अगर निकालते हैं तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला दिया गया है, ये होता है n²। तो यहाँ पे n का मान हमें 10 दिया गया है, तो 10 का स्क्वायर करने पे हमारा 100 आ रहा है। अतः ऑप्शन बी यहाँ पे जो कि करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर 2n + 5 तो t4 ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको tn पहले से दिया गया है। tn बराबर आपके पास है 2n + 5, तो हमें t4 निकालना है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम लोग t1 अगर निकालें, t1 हमारे पास हो जाता है यहाँ पे 2 × 1 + 5, एक वाला जाता है 2 + 7 7 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग t4 निकालें, मतलब हम लोग अगर t4 अगर बोले यहाँ से, तो 2 × 4 + 5, तो 4 दूना 8 5 13, हमारा 13 यहाँ पे जो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में x⁵ + 1 में gx x + 1 से भाग देने पर px बटे gx का घात क्या रहने वाला है। यानी कि जब हम इस px में जब qx से घात gx से घात देंगे, तो qx जो हमारे पास निकलेगा उसका क्या डिग्री रहने वाला है, क्या घात रहने वाला है। चलिए तो भाग देके इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग x⁵ + 1 डिवाइड बाय x + 1। सबसे पहले यहाँ पे जो कि हमारे पास कितना से भाग लग रहा है, x⁵ है, तो यहाँ देंगे हम x⁴, तो ये हो जाएगा x⁵ प्लस x⁴, फिर हमारा यहाँ पे 4 आ रहा है। ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, तो माइनस यहाँ पे बच गया हमारा x⁴, और फिर हो गया +1। अब देखिए, चूँकि ये हमारा ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल निकलेगा, जो भी निकलेगा, जो 4 निकल रहा है, 4 जो यहाँ पे निकल रहा है। तब px में gx से भाग देने पर px/gx का घात हमारा 4 रहने वाला है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि बहुपद px का एक शून्य -3 हो तो निम्नलिखित में से कौन px का एक गुणनखंड होगा। अच्छा, px का जो है कि यहाँ पे हमें जो है कि px का जो है कि हमें अल्फा मतलब जो कि -3 दिया गया है, तो अगर हम p अल्फा अगर कर देते हैं तो फिर यहाँ पे ये जो कि हमारा 0 हो जाएगा। अर्थात हमारे पास जो कि यहाँ पे x का वैल्यू जो है कि -3 यहाँ पे पहले से दिया गया है। x = -3 है, तो हम लिख सकते हैं x + 3 = ये हमारा 0 हो जाएगा। तो x + 3 जो है कि इसका एक फैक्टर हो जाएगा। यहाँ से x + 3 ऑप्शन नंबर ए में हो दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2x - 5y = 7 का एक हल है। 2x - 5y = 7 का एक हल, तो हमें यहाँ पे x का वैल्यू पुट करके चेक करना होगा एक एक करके, इस तरह से हमें पता नहीं चलेगा नहीं तो। चलिए पहले a में चेक करते हैं। अगर x का मान हम लोग -6 रखते हैं तो 2 × -6, y का मान 1 रखते हैं -5 × 1, ये करने पे 6 दूना 12 -5 × 5 1, तो = 7 आ रहा है। अब तो ऑप्शन हमारा ए ही यहाँ पे मैच कर रहा है। अतः इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन बिंदु x बराबर 0 के आलेख पर है। x = 0 अगर ग्राफ हम लोग अगर बनाए तो मैं x = x 1 2 3 4 x = 4 पे, तो यहाँ पे हमारा 4 जो है कि ये दिख रहा है हमारा ये लाइन जो है कि हमारा इक्वेशन हो जाएगा x = 4 का। तो x = जब 4 है तो हमारा पॉइंट जब x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पे 0 हो गया। तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इस बिंदु मान लेते हैं कोई पॉइंट P है, तो P के कोऑर्डिनेट हमारे पास जो है कि x 0 यानी कि 4 0 आ रहा है। और तो ऑप्शन ये यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 29 में समांतर श्रेणी 2 6 10 14 के लिए a20 - a10 का मान क्या है। चलिए इस स्थिति में सबसे पहले हम लोग a निकाल लेते हैं। a का मान 2 है और d अगर देखें तो हमारे पास d का मान यहाँ से 4 आ रहा है। अब हमें कह रहा है a20,
A20 का वैल्यू होता है हमारे पास A + 19D एंड A10 का मान हम लोग अगर निकालें यहाँ से ये आ जाएगा A + 9D। चलिए तो A20 माइनस A10 करते हैं। A20 माइनस A10 करने पे ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे A + 19D, A + 19D माइनस A माइनस 9D। इस तरह से ये आगे आ रहा है। A प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। 19D में 9D माइनस करेंगे इक्वल टू बचेगा 10D। तो 10D 10 इंटू डी का मान हमें 4 आ रहा है इक्वल टू ये 40 आ रहा है। मतलब 40 ऑप्शन नंबर बी में यहाँ दिया गया है, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण 5x - 15y बराबर 0 तथा बराबर 8 तथा 3x - 9y बराबर 24/5 के आलेख पर ऐसी दो रेखाएं होंगी जो। चलिए यहाँ पे आपको इन दोनों इक्वेशन का मतलब जो है कि नेचर पूछ रहा है, ये किस तरह का इक्वेशन है। चलिए पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। A1/A2 क्या आ रहा है हमारा, A1/A2 हमारा आ रहा है 5/3। अच्छा B1/B2 अगर देखें यहाँ से तो ये हमारा आ रहा है -15y -9। तो ये कट के हमारा फिर आ जाएगा 3 से 5/3। तो A1 = A2 आ रहा है। अच्छा तो C1, अब C1 C2 चेक कर लेते हैं। तो C1 C2 अगर यहाँ से देखें ये रहा 8/24/5, ये 24/5। ये तो हमारा जो है कि कट के 8 × 5/25, ये जो कि कट के 8 का 8 8 या 24, ये भी जो है कि हमारा 5/3 आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 है। तो इस तरह के समीकरण में हमें अनेक हल होते हैं, है ना। हमारा समीकरण जो है कि समपाती होगा और अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे एक ही जगह दिया गया है ओनली समपाती, मतलब ये कॉन्करेंट लाइन्स यहाँ पे बना रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 49:81 है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। दो त्रिभुज हमें दिया गया है ना। ABC मान लेते हैं, ABC और यहाँ पे PQR। ये दोनों त्रिभुज अगर सिमिलर हैं तो इनका अगर एरिया दिया गया है, एरिया ABC डिवाइडेड बाय एरिया PQR जो कि हमारे पास यहाँ पे 49/81 दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स का जो एरिया होता है वो कोरेस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा AB का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोरेस्पोंडिंग PQ का स्क्वायर। अतः साइड्स का रेशियो अगर हम लोग करते हैं तो AB/PQ अगर करें तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये आ जाएगा 7/9। अतः 7/9 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:5 में है तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात। अभी सेम कॉन्सेप्ट है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो हमें निकालना है तो साइड जो कोरेस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो है उसका स्क्वायर कर देंगे। 4/5 का स्क्वायर इक्वल टू 16/25 हमारा हो जाएगा। 16/25 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, अतः ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा क्या हो सकती है। समचतुर्भुज हमें दिया गया है, मतलब कैसी रेखा जिसकी चारों भुजा हमें बराबर होती है हमारे पास। इसके दो विकर्ण, चलिए एक विकर्ण ये, एक विकर्ण ये दिया गया है। मान लेते हैं ये वाला हमारे पास 32 है, ये वाला अगर 32 है और ये वाला हमारा 24 है। तो चूंकि समचतुर्भुज के विकर्ण जो कि एक दूसरे को बराबर तो काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं और परस्पर लंबवत भी होते हैं, 90 डिग्री भी बनाते हैं। तो चलिए इसी फिगर को अगर हम लोग अब यहाँ से लाएं, मान लेते हैं ABCD है और यहाँ पे सेंटर O है। तो अब हम लोग देखें इस ट्रायंगल में यहाँ हमारे पास 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है, तो हमें यहाँ पे AB चाहिए, इसमें मतलब हाइपोटेनस चाहिए। तो हमारे पास OA का वैल्यू जो है कि ये 32 का हाफ जो कि 16 हो जाएगा और ये OB हमारे पास से 12 का हाफ जो कि 12 हो जाएगा। तो इसमें हमें AB निकालना है। तो AB के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और हम निकल जाएगा 32 का हाफ हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस 12 का हाफ 12 का स्क्वायर। तो ये आ जाता है हमारे पास 16 का आ जाता है 256 और प्लस 12 का आता है 144 इक्वल टू 400 आ रहा है। तो इसका स्क्वायर रूट करने पे ये इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आ रहा है। अतः 33 नंबर का ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 में tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 60 डिग्री का मान।
तो चलिए इसका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। 10/30 का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर और प्लस कोट 60 डिग्री। तो ये हमारा 10 का उल्टा यानी √3 हो जाएगा, ओनली √3 का स्क्वायर कर देंगे, यह आ जाएगा 1/3 और प्लस ये होगा 3। तो 1 3 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा 1 और प्लस ये हो जाएगा 9 इक्वल टू 10/3। सॉरी कुछ 34 नंबर का क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे 10 स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 60 डिग्री। तो 10/30 का मान होता है हमारे पास 1/√3 का स्क्वायर प्लस कोट 60। तो यहाँ पे कोट 60 पूछा है, तो कोट 10/30 का कोट 10/60 का होता है √3, तो कोट 60 हो जाएगा हमारे पास। फिर ये 1/√3 इसका भी स्क्वायर सॉल्व करने पे ये 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू ये हमारा 2/3 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो कि हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF कोरिस्पोंडिंग अभी हम लोग बना रहे हैं। तो इसमें दिया गया है हमें AB/DE, तो हमारे पास जो AB डिवाइडेड बाय जो DE है, ये DE जो दिया गया है ये इक्वल्स है AC डिवाइडेड बाय DF AC डिवाइडेड बाय DF। तो ये हमारा कोरिस्पोंडिंग साइड दिया गया है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, तो इसमें कौन कौन से एंगल इक्वल हो रहे हैं। तो हमारे पास कोण B इक्वल टू कोण B कोण E के बराबर है, कोण A कोण D के बराबर है, कोण C कोण F। तो कौन सा रिलेशन मिल रहा है, A और D बराबर होगा। हाँ A और D यहाँ पे हमारा बराबर आ रहा है। C और D क्या बराबर हो सकता है, नहीं C और D नहीं होगा। B और F भी हमारा नहीं हो रहा है। B और E हाँ B और E, तो हमें कोरिस्पोंडिंग पार्ट से देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल C इक्वल टू एंगल D, एंगल A इक्वल टू एंगल D हमारा ये तो कोरिस्पोंडिंग एंगल है। उसके बाद हमें एक और दिया गया है कि एंगल B इक्वल टू एंगल E, ये भी कोरिस्पोंडिंग है। अच्छा, तो यहाँ पे दो ऑप्शन जो कि हमारा करेक्ट मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो कि ऑप्शन A एंगल A इक्वल टू एंगल D हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि ट्रेंगल ABC सिमिलर ट्रेंगल PQR, हम हमें दिया गया है ट्रेंगल ABC सिमिलर है फिर ट्रेंगल PQR के। अब इसमें हमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC क्षेत्रफल त्रिभुज ABC यानी कि एरिया, इसमें हमें दिया गया है एरिया ट्रेंगल ABC डिवाइडेड बाय दिया गया है एरिया ट्रेंगल PQR। इसका वैल्यू हमें दिया गया है 121 डिवाइडेड बाय 169। तो इसमें BC रेशियो QR हमें निकालना है, BC रेशियो QR हमें इसमें निकालना है। तो जानते हैं कि सिमिलर ट्रेंगल का जो एरिया का रेशियो होता है वो उसके कोरिस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो होता है, यानी BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय QR स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट अगर हम लोग करें दोनों साइड से, तो हमारे पास यहाँ पे BC रेशियो QR का वैल्यू जो है कि वो 120 का 11 रेशियो 169 का 13 आ रहा है, 11:13। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो आपका जेन्युइन फॉर्मूला है, जो कि आपका बेसिक फॉर्मूला है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा किसी को। ये इक्वल टू आपका 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है ट्रेंगल ABC, चलिए बना लेते हैं ट्रेंगल ABC सिमिलर ट्रेंगल PQR है, सिमिलर है दोनों ट्रेंगल PQR दिया गया है। यदि इसमें एंगल B 47 है, एंगल B हमारे पास 47 डिग्री दिया गया है और एंगल R 83 है, फिर यहाँ से एंगल R हमारे पास 83 डिग्री दिया गया है। तो एंगल A का वैल्यू हमें निकालना है। एंगल A का वैल्यू जो कि ये क्या होगा, हमें ये निकालना है। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल का जो कोरिस्पोंडिंग साइड्स होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ से देखें तो एंगल A इक्वल से हमारा एंगल P हो जाएगा, फिर एंगल B इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा, फिर एंगल C इक्वल से हमारा एंगल R हो जाएगा। तो एंगल C इक्वल टू एंगल R इक्वल टू ये भी हमारा 83 डिग्री आ जाएगा। और एंगल B का वैल्यू यहाँ पे जो कि हमें एंगल B इक्वल टू एंगल Q हमारे पास 47 डिग्री दिया गया है।
अच्छा, तो त्रिभुज में तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो एबीसी में देखें तो एंगल ए प्लस एंगल बी दिया गया है 47 डिग्री, प्लस एंगल सी एंगल आर के बराबर है जो कि 83 डिग्री है, इतना इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए निकालें तो ये हो जाएगा इधर 180 डिग्री माइनस, इसको अब करें तो ये हमारा हो जाता है 90 अब 40 130 माइनस करने पे हमारा 50 डिग्री आ रहा है। तो 50 डिग्री ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 39 में हमें दिया गया है कि ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर ट्रेंगल पी क्यू आर। ट्रेंगल ए बी सी, इसमें ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रेंगल फिर हमारा पी क्यू आर। तो अब इसमें एक कंडीशन हमें, दोनों ट्रेंगल सिमिलर है, एक कंडीशन हमें इसमें ये दिया गया है कि 2AB डिवाइडेड बाय हमारे पास 2AB इक्वल टू हमारे पास PQ दिया गया है, यानी कि हम AB बाय अगर PQ निकालते हैं तो इसका रेशियो हमारे पास 1/2 दिया गया। अच्छा, फिर कह रहा है यदि BC 8 सेंटीमीटर है तो QR का मान निकालें। अब फिर हमें यहाँ BC का वैल्यू जो है कि 8 दिया है, तो QR का वैल्यू क्या रहने वाला है। तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, कोरेस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। अतः हमारा यहाँ पे कोरेस्पोंडिंग साइड यदि AB डिवाइडेड बाय PQ लिखें तो ये हमारा हो जाएगा फिर BC डिवाइडेड बाय QR। तो AB बाय PQ का वैल्यू, जो PQ का वैल्यू में दिया गया है 1/2 इक्वल टू BC का वैल्यू 8 है, तो QR का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करने पे QR निकालने पे ये हमारा आ रहा है 16 सेंटीमीटर। अतः 16 सेंटीमीटर ऑप्शन सी में यहाँ पे दिया गया है जो कि करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 में कह रहा है एक ट्रायंगल ए, इस क्वेश्चन में हमें ट्रायंगल ए बी सी पहले दिया गया है A B एंड C, उसके बाद इसमें दिया गया है AD परपेंडिकुलर BC है, AD यहाँ से जो कि परपेंडिकुलर डाला गया है D पे। अब इसमें दिया गया है DC 8 सेंटीमीटर है, ये हमारा DC 8 दिया हुआ है, फिर BC टोटल ये BC जो कि ये हमारा 14 सेंटीमीटर है। तो AB का मान जो है कि इसमें क्या रहने वाला है, हमें ये निकालना, हमें जो है कि ये AB मान लेते हैं X है, AB हमारे पास X यूनिट है मान लेते हैं, अभी AB X है। तो अब हमें जो है कि इसमें इस X का वैल्यू निकालना है। तो चलिए देखते हैं। अब ये हमें कह रहा है जब कि ये परपेंडिकुलर लाइन इस पे डाला गया है, जब ये परपेंडिकुलर है तो इधर भी हमारा ट्रायंगल ABD में AB 90 डिग्री होगा। और यदि DC हमारे पास यदि 8 सेंटीमीटर है तो BC, तो हमारे पास BD का वैल्यू क्या आ रहा है, BD का वैल्यू हम लोग निकालेंगे BC और BC माइनस DC। तो BC हमारे पास 14 है, DC का 8 दिया हुआ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ रहा है। ये हमारा यहाँ से देखें तो ये BD हमारा 6 सेंटीमीटर निकल रहा है और ये इधर 8 सेंटीमीटर है। तो अब जो है कि हमें इसमें जो है कि AB निकालना है, बट AB निकालने से पहले इसमें जो है कि हमें AD, इसमें जो है कि हमें ये AC की भी लंबाई अभी मालूम करनी है। चलिए इसमें हमें AD बराबर AD बराबर DC हमें दोनों 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 है हमारा और हमारा AD भी 8 दिया गया है, तो हमें ये भी 8 दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे AD जब 8 सेंटीमीटर दिया गया है तो राइट एंगल ट्रायंगल हम देखें ABD में हमारा एंगल B जो है कि 90 डिग्री है। अतः पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम लोग AB अगर निकालें तो ये हो जाएगा रूट अंडर BD स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ये इक्वल हमारे पास 10 सेंटीमीटर जो कि आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C जो कि करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है। चलिए मान लेते हैं, तो इस वृत्त की त्रिज्या हमें निकालना है। मान लेते हैं इसका व्यास हमारे पास अभी D सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसमें दिया गया है वृत्त की परिधि अगर हम लोग C देखें तो ये C हमारे पास होता है पाई इंटू D होता है।
तो कह रहा है परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है, यानी परिधि जो है कि व्यास हमारा डी है, डी से 9 सेंटीमीटर अधिक, तो इधर 9 हमें ऐड करना होगा तब इक्वल होगा। तो हमारे पास इतना आ रहा है अभी, तो इसमें जो है कि हमें डी निकालना है। तो पाई डी माइनस डी इक्वल टू ये हमारे पास अभी 9 आ रहा है, या डी अगर हम लोग निकालें तो ये हमारा आ जाता है 9 डिवाइडेड बाय पाई माइनस 1, पाई माइनस 1 यानी 22/7 माइनस 1, ये 22/7 माइनस 1। अच्छा, इसको अरेंज करते हैं, ये हमारे पास अभी आ जाएगा 9 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 माइनस 7 करने पे ये हमारे पास अभी आ रहा है, और ये आ रहा है 15। तो 15 आ रहा है, तो ये 3 से 3 टाइम, ये 3 से 5 टाइम, ये 21 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि डी का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 21 डिवाइडेड बाई 5। तो डी बराबर इतना दिया गया, अगर हमें आर निकालना है तो आर इक्वल से हमारा होता है डी बाय 2, तो इसमें हमें 2 से और भाग देना होगा। तो 21/10 करने भी हमारे पास 2.1 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर 100 सेंटीमीटर तथा उनकी परिधियों का अंतर 20 सेंटीमीटर है, उनकी त्रिज्याओं का योग क्या होगा? चलिए मान लेते हैं 2 सर्कल है, उसका रेडियस जो है कि R1 और R2 है। तो इसमें कह रहा है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पाई R स्क्वायर 1 पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर, ये हमारा इक्वल टू ये 100 दिया गया है। यहाँ से अगर हम पाई अगर कॉमन लेते हैं, पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का हमें नज़र आ रहा है अभी ये। तो इसके लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा होता है ए माइनस बी, तो एक बार में हम लोग कर देंगे R1 माइनस R2 इंटू R1 प्लस R2। अच्छा, ये इक्वल हमारे पास अभी 100 आया हुआ है। अच्छा, हमें पूछा है उनकी त्रिज्याओं का योग, अगर हम लोग यहाँ से अगर कर दें R1 प्लस R2 इक्वल्स में, तो ये हमारा हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय पाई इंटू R1 माइनस R2। चलिए अब हमें एक और कंडीशन दिया गया है, ये हमारा इक्वेशन अभी हमें कंडीशन दिया गया है, उनकी परिधियों का अंतर 20 है। तो परिधि हमारा होता है C इक्वल टू होता है हमारा 2 पाई R। तो यहाँ से हमारा 20 जो दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 20 इक्वल टू, यहाँ पे दिया गया है 20 इक्वल टू 2 पाई R1। तो 2 पाई हम कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई को कॉमन लेने पे आ जाता है हमारे पास R1 माइनस R2। अच्छा, पाई इंटू R1 माइनस R2 अगर निकालें तो ये 2 इधर आके इधर डिवाइड होने पे ये 10 आ रहा है। तो हमारा पाई इंटू R1 माइनस R2 करने पे इसका वैल्यू 10 आ रहा है। तो R1 प्लस R2 का वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे तो 100 डिवाइडेड बाय पाई इंटू R1 माइनस R2 का वैल्यू 10 है, तो 10 रख देंगे यहाँ पे, तो ये कट के 10 टाइम्स में पूरा कट रहा है। अतः R1 प्लस R2 का वैल्यू हमारे पास 10 यानी 10 सेंटीमीटर जो कि करेक्ट आंसर यहाँ पे जो कि ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। 43, यदि 5P तथा 2 जीरो के बीच की दूरी 5 हो तो P का मान निकालिए। अब देखिए 2 पॉइंट मान लेते हैं इस तरह से, कोई एक P है कोई एक Q है। यहाँ पे है इसका कोऑर्डिनेट 5 और P, उसके बाद यहाँ पे है आपका 2 और 0, इसके बीच का डिस्टेंस 5 यूनिट में दिया गया है, इसके बीच का डिस्टेंस 5 यूनिट में दिया गया है। तो P का मान, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं कि x2 यानी कि 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस P का स्क्वायर होल स्क्वायर, ये इसका ओवर रूट करने पे इक्वल टू हमारे पास 5 दिया गया है यहाँ पे। अच्छा, इसका अगर स्क्वायर हटाएं, 2 माइनस 5 करने पे आएगा -3, -3 का स्क्वायर करने पे आ जाएगा हमारे पास 9, प्लस यहाँ पे 0 माइनस P का स्क्वायर करने पे हो जाएगा हमारे पास P स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट हटाने पे इधर हमारे पास इधर भी हमारा हो जाएगा 25। तो यहाँ से P स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास 16 आ रहा है, या फिर जो कि सॉल्व करने पे P का वैल्यू जो कि +-4 आ रहा है। अतः P का वैल्यू हमारे पास बी ऑप्शन में +-4 दिया गया है, तो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अच्छा, दो वृत्त दिया गया है, 2 सर्कल्स हमारे पास इस तरह से दिया गया है, इनके एरिया A1 और
A2 का जो रेशियो है हमारे पास वो अभी दिया गया है 36 डिवाइड रेशियो 49। तो उसके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर मान लेते हैं R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई R2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया गया है 36 डिवाइडेड बाय 49। अच्छा ये पाई पाई कैंसिल आउट। अच्छा R1 बाय R2 अगर हम लोग यहाँ से निकालें R1 बाय R2 निकाले तो इधर आ जाएगा ओवर रूट 36 डिवाइडेड बाय 49। स्क्वायर रूट करने पे आ जाएगा 6/7। तो 6:7 हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ भी बी में दिया गया है, ताकि ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, चलिए एक रेडी हमारे पास एक सर्कल दिया गया है जिसका रेडियस में कि 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक वृत्त के बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची गई है। चलिए मान लेते हैं यहाँ से कोई पॉइंट P था, यहाँ कोई पॉइंट P है, यहाँ से जो है कि 24 सेंटीमीटर का जो है कि टेंजेंट इस पर ड्रॉ किया गया है। यहाँ पे कोई पॉइंट T है। अच्छा यदि O वृत्त का केंद्र हो, चलिए O वृत्त का सेंटर हमें यहाँ पे डिनोट कर दिया गया है। O वृत्त का यहाँ पे हमारा सेंटर है। O अगर वृत्त का सेंटर हो तो OT की लंबाई क्या होगी? हमें यहाँ पे O इसका सेंटर दिया गया है, तो अब हमें जो कि ये OT की लंबाई इस तरह से जो कि निकालना है। तो चलिए इसको सोल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे P पॉइंट है, O से P को मिला देते हैं। O से P को मिलाने पर देखते हैं यहाँ पे जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि टेंजेंट लाइन जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस पे, अतः यहाँ पे एंगल P हमारा जो है कि 90 डिग्री का हो जाएगा। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो है कि अभी परपेंडिकुलर दिया गया है और बेस भी दिया गया है, तो हमें हाइपोटेनस निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम लोग डायरेक्ट OT अगर निकालें ये हो जाएगा रूट अंडर OP स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर यानी 24 स्क्वायर। इसको करने पे हमारे पास OT का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, तो हमें दो वृत्तों का मतलब रेडियस का रेशियो दिया गया है R1 डिवाइडेड बाय R2 हमें दिया गया है वो है 2:3। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा? चलिए एरिया का रेशियो हम लोग निकालते हैं। तो इसको मान लेते हैं R1 अगर हमारे पास यहाँ से R1 हमारे पास हो जाएगा 2K और फिर हमारे पास R2 हो जाएगा 3K। तो इसका रेशियो अगर निकालें एरिया का यानी A1 बाय A2 अगर करें ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर पाई 2K का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फिर पाई 3K का स्क्वायर। इसे करने पे आ जा रहा है पाई के 4 डिवाइडेड बाय पाई के 9। तो 4/9 जो कि यहाँ का हमारा ऑप्शन आ रहा है। 4/9 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है साइन 52 डिग्री माइनस कोस 38 डिग्री। अच्छा फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला जो आता है हमारा, उसमें हम लोग यदि देखें कॉस थीटा का वैल्यू जो आता है वो होता है कॉस थीटा इक्वल्स ये हमारा होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे यदि हमारे पास साइन 52 डिग्री दिया गया है, ये हमारे पास साइन 52 डिग्री माइनस तो कोस 38 डिग्री कॉस थीटा इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा साइन 90 डिग्री। इसे हम लोग लिख सकते हैं कोस 38 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। अच्छा कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू हमारा साइन थीटा होता है। यहाँ पे दिया गया है साइन 52 डिग्री माइनस यहाँ पे कोस 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फिर साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन 52 डिग्री। तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, इसका आंसर हमारा जो यहाँ पे 0 रहने वाला है। 47 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पे, चलिए कोई वृत्त हमें सर्कल पर दिया गया है, इसका सेंटर हम लोग यहाँ ले लेते हैं। केंद्र से 13 सेंटीमीटर स्थित बिंदु P से, चलिए यहाँ से 13 सेंटीमीटर कोई बिंदु P है, सेंटर O हम लोग मान लेते हैं। खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, यहाँ से जो टेंजेंट खींचा जाता है उसका लंबाई हमें 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो वृत्त की त्रिज्या हमें ये वाला लाइन जो कि ये O मान लेते हैं, यहाँ पे Q है, OQ में निकालना है। तो अभी तुरंत इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग किए थे, जानते हैं इसमें कि हमारा जो कि OQ लाइन जो कि
QP पे परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद हमें बाकी सब चीज़ें 13 और 12 दिया गया है, तो हमें OQ निकालना है। OQ अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें, अगर OQ इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 माइनस 144, ये आ रहा है √25। तो OQ का वैल्यू 20 √25 का वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ रहा है, और तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 में दिया गया है एक घड़ी की मिनट की सुई। चलिए एक घड़ी हम लोग सर्कुलर बना लेते हैं, एक घड़ी भी बना लेते हैं। 14 सेंटीमीटर लंबी है ये सुई, जो है कि हमारा 14 सेंटीमीटर लंबा दिया गया है। अच्छा, इसके द्वारा 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल है, तो ये सुई जब 15 मिनट तक चलेगी, मान लेते हैं यहाँ से नेक्स्ट 15 मिनट जो चलेगा तो यहाँ आ जाएगा लगभग। तो इतने में ये कितना एरिया कवर कर रहा है इस तरह से। तो हम लोग देख रहे हैं जो फिगर बन रहा है, ये मान लेते हैं यहाँ पे O पॉइंट है, यहाँ से A से और B से A तक चलता है। A और B जो है कि हमारा एक तरह का सेक्टर बन रहा है, त्रिज्या खंड बन रहा है। तो चलिए इस त्रिज्या खंड का अंश कितना थीटा कितना होगा, सबसे पहले हम लोग ये फाइंड आउट कर लें। अब जानते हैं चूंकि एक मिनट में 6 डिग्री चलता है, तो 15 मिनट में कितना चलेगा, 15 गुना 6 बराबर 90 डिग्री चलेगा। तो ये हमारा एंगल जो कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनने वाला है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सेक्टर डेल एस अगर हम लोग निकाले, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू रखते हैं, थीटा का मान हमारे पास 90 डिग्री दिया गया है, 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर का वैल्यू 14 दिया गया है हमें, तो 14 का स्क्वायर कर देंगे। ये कट के हमारे पास 4 आ जाएगा यहाँ पे, ये 7 से 17 कट के यहाँ पे आ जाएगा 14 इंटू 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो ये 4 दिया गया है, 4 से अगर काटेंगे 2 बार में तो फिर ये 11 और ये 2 से फिर हमारे हो जाएगा 7। तो 7 इंटू 7 हमारे पास हो गया 49, यहाँ लिखते हैं 49। मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर हमारे पास 11 बचा हुआ है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर हमारे पास 9 9 4 13 3 से 529, जो कि सॉरी यहाँ पे 7 नहीं, यहाँ पे 1 2 रहने वाला है ना, ये 2 रहने वाला है, अर्थात हमारे पास यहाँ पे डबल 7 है, इसमें 7 से भाग देंगे आ जाएगा हमारा, यानी 7 इंटू 1 14 हो जाएगा, है ना। तो 14 इंटू 11 करने पे हमारे पास 154 आ रहा है, मिस्टेक हो गया था, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे थीटा का वैल्यू हमारे पास इक्वल टू 30 डिग्री दिया गया है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारे पास डायरेक्ट 1 आ रहा है, तो ऑप्शन यहाँ का बी जो कि हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेंगल पी क्यू आर में अब कहता है ट्रेंगल पी क्यू आर, एक ट्रेंगल है ट्रेंगल पी क्यू आर में क्यू आर को एस बिंदु तक बढ़ाया गया। ये क्यू आर को मान लेते हैं हम लोग इस तरह से कुछ एस पॉइंट तक ऐसे बढ़ा दिए, जिससे एंगल पी आर एस 150 डिग्री, ये एंगल हमारा जो है कि ये हमारा एक्सटर्नल एंगल जो है कि 150 डिग्री का यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, 150 डिग्री का। एंगल पी क्यू आर 80 डिग्री, ये वाला एंगल जो है कि हमारे पास 80 डिग्री हमें यहाँ पे दिया गया है। ये एंगल क्यू का वैल्यू जो है कि 80 डिग्री दिया गया है, तो एंगल क्यू पी आर का वैल्यू हमें ये एंगल पी निकालना है। अच्छा, तो एंगल पी हम लोग यहाँ से कैसे निकाले, देखिए एक कॉन्सेप्ट है, जो हमारा एक्सटर्नल एंगल होता है, हमारा जो एक्सटर्नल जो एंगल होता है किसी ट्रेंगल में, तो ट्रेंगल मतलब एक्सटर्नल एंगल के अपोजिट में जो 2 एंगल होते हैं उन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है वो, अर्थात एंगल ई इक्वल टू हम लोग यहाँ बोलेंगे एक्सटर्नल एंगल या फिर एंगल पी आर एस इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा एंगल क्यू और प्लस एंगल पी दोनों का सम। तो पी आर एस 150 डिग्री दिया गया है इक्वल टू हमारे पास एंगल क्यू 80 डिग्री है और प्लस एंगल पी भी निकालना है। तो यहाँ से एंगल पी अगर निकालें तो 150 में अगर 80 माइनस करेंगे यह आएगा 70 डिग्री। तो 70 डिग्री ऑप्शन बी यहाँ पे जो कि हमारा सही रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है त्रिज्या आर वाले वृत्त के लिए थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई क्या है। अच्छा, अगर ये इस तरह से जब हमारा त्रिज्या खंड से जो बनता है ये त्रिज्या खंड, तो ये चाप की लंबाई मतलब ये क्या होगी, इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग जैसे ए और बी अगर लिखते हैं इसको इस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं कॉर्ड ए बी, कॉर्ड लेंथ ऑफ ए बी। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइडेड बाय
360 डिग्री इंटू 2πr। तो थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू 2πr हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ बी में दिया गया, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है यदि a इक्वल टू 40 डिग्री तो साइन a प्लस कोस a प्लस tan a का मान क्या होगा। a इक्वल टू 45 डिग्री दिया गया तो साइन a का वैल्यू होता है 1/√2 प्लस कोस a का वैल्यू 1/√2 प्लस tan a का वैल्यू हमारा 1 आता है। इसे सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा एलसीएम √2, ये हो जाएगा 1 प्लस ये भी हो जाएगा 1 अब प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा √2, यानी कि 2 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √2, 2 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √2। इसका रेशनलाइजेशन अगर हम लोग करें √2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो ये फॉर्म आ रहा है हमारा 2√2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे 2 कॉमन हमारे पास आ रहा है तो 2 इंटू 1 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस √2 हमारा ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो नए वृत्त और पुराने वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो चलिए मान लेते हैं सबसे पहले रेडियस r है, रेडियस r है तो एरिया हो जाएगा हमारा पाई r स्क्वायर। अच्छा, अब रेडियस को हम लोग चेंज करके मतलब उसको पहले 2r कर देते हैं तो एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा पाई इंटू 2r का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा पाई 4r स्क्वायर। अतः रेशियो क्या कहता है तो पुराने क्षेत्रफल, तो नए वृत्त और पुराने वृत्त, नए वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास a डैश डिवाइडेड बाय पुराने वृत्त a, तो ये आ रहा है हमारे पास नया वाला है 4πr स्क्वायर डिवाइडेड बाय πr स्क्वायर, ये कैंसिल आउट है कि 4 आ रहा है, अतः 4:1 जो कि इसका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात, मतलब हमें यहाँ पे जो कि C1 डिवाइडेड बाय C2 इक्वल टू दिया गया है 2:3, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। चलिए क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग रेडियस निकालना होगा हमें, तो ये हमारा यहाँ पे आ रहा है तो 2πr1 डिवाइडेड बाय 2πr2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2/3। तो इस तरह से हमारे रेडियस का रेशियो जो है कि 2/3 ही आ रहा है, तो रेडियस का रेशियो जो है हमारा 2/3 आ रहा है। तो इसके एरिया का रेशियो a1 बाय a2 अगर करें यहाँ से ये हो जाएगा पाई इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई इंटू 3 का स्क्वायर, ये आ रहा है हमारा पाई कट जाएगा 4/9, तो 4/9 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया जो कि करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर है, चूँकि फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू हमारा 1 आता है। तो यहाँ से अगर इसमें देखें तो 9 को अगर कॉमन लेते हैं हम, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर का वैल्यू 1 आता है, यानी कि ये हो गया 9 इंटू 1 इक्वल टू 9 हमारा ऑप्शन नंबर बी में जो कि दिया गया है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की परिधि 2π से बढ़ाकर 8π हो जाता है तो इसका नया क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग अगर वृत्त का रेडियस अगर r है तो परिधि हमें दिया गया है इसका c जो है कि हमें 2π दिया गया है, यानी कि 2π, अब जैसे परिधि हमारे पास होता है 2 इंटू 2πr1 इक्वल टू यहाँ पे दिया गया है 2π, यहाँ से 2π कैंसिल हो जाएगा तो हमारा r1 का वैल्यू जो है कि यहाँ पे 1 यूनिट आ रहा है, r1 का वैल्यू 1 यूनिट आ रहा है। अच्छा, अब कह रहा है अब इसके परिधि को 8π कर दिया जाता है, यानी कि अब जो कि नया वाला जो हमारा जो c आता है, c डैश आता है, C2 मान लेते हैं, वो आ रहा है 8π। तो यहाँ से अगर 2πr अगर लिखते हैं 2πr2 लिखें, ये 8π जो आ रहा है, तो यहाँ से सॉल्व करने पे हमारे पास r2 का जो वैल्यू आ रहा है वो अब आ रहा है 4 यूनिट, यह अब आ रहा है 4 यूनिट। तो हमें पूछा क्या है, तो इसका नया क्षेत्रफल क्या होगा, तो अब इसका एरिया नया वाला क्या होगा, तो एरिया पाई r स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो पाई 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा ये, तो 16 यानी 16 गुना हो जाएगा ये बढ़ के, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो कि हमारा यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है, ऑप्शन सी 16 गुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं की निर्देशांक 4, 7, 0, 5 और 5, 3 है, तो इनके केंद्रक के निर्देशांक है। अच्छा, किसी त्रिभुज का हमें दिया गया है 4, 7, उसके बाद 0, 5,
उसके बाद 5 और 3। तो केंद्रक के निर्देशांक, तो केंद्रक के निर्देशांक x इक्वल टू हमारा होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। फिर y इक्वल टू हमारा होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। तो वैल्यू रखते हैं तो x का मान इसमें क्या निकलने वाला है 4 प्लस 0 जोड़ 5 9/3 आके बराबर ये हमारा 3 हो जाएगा। और y का वैल्यू अगर निकालें तो 7 ये 7 5 12 और 3 15 15/3 करने पे आता है 5। अतः कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा 3 और 5 3 5 3 5 हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। अतः केंद्रक के निर्देशांक 3 5 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बिंदु -1 -2 किस पाद में है, तो ये किस क्वाड्रेंट में है देखते हैं। ये हमारा होता है प्लस प्लस, इधर हमारा होता है माइनस प्लस, यहाँ हमारा होता है माइनस माइनस, यहाँ हमारा होता है प्लस माइनस। तो यहाँ माइनस 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 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में 1 2 2 2 3 ये 4, तो थर्ड क्वाड्रेंट तृतीय चतुर्थांश में आ रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी रेखाखंड के एक छोर के निर्देशांक, कोई लाइन दिया गया है हमें, मान लेते हैं लाइन ए बी है, तो एक छोर के निर्देशांक मान लेते हैं इधर 4 - 5 दिया गया है, और मध्य बिंदु इसका मिड पॉइंट जो कि दिया गया है हमें मान लेते हैं सी है, जो कि 0 और 0 दिया गया है। तो दूसरे बिंदु के छोर के निर्देशांक, तो हमें यहाँ पे क्या होगा, ये x और y मान लेते हैं ये हमारा है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं हम लोग जानते हैं। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी c का हो जाएगा, यानी 0 बराबर हमारा जैसे हो जाएगा x का हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। फिर y के लिए भी 0 दिया गया है, तो 0 इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए इसमें वैल्यू रखने पे ये दो इधर आके 0 हो जाएगा। हमारा x1 का वैल्यू दिया गया है 4 प्लस उधर हमारा x इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू -4 हो रहा है। अच्छा, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग सोल्व करें यहाँ से 0 × 2 करें तो 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू y का वैल्यू हमारे पास यहाँ -5 और इधर हमारा प्लस y इक्वल टू 0 है, तो इसे सोल्व करने पर y का वैल्यू हमारे पास 5 आ रहा है। अतः -4 5 ऑप्शन नंबर बी में जो कि इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a बराबर 30 डिग्री b बराबर 60 डिग्री हो तो साइन a इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। देखिए इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है यदि कि साइन a प्लस बी इक्वल टू ये हमारा आता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इस तरह से ये पूरा फॉर्मेट इस पर बैठ रहा है, तो मतलब इसको हम लोग साइन a प्लस बी लिख सकते हैं। तो साइन इंटू ए का मान दिया है 30 डिग्री प्लस बी का मान दिया है 60 डिग्री, तो साइन हमारा हो जाएगा यहाँ पे साइन 30 प्लस 60 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर 1 बी का हमारा यहाँ पे जो किसका भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है यदि ओ मूल बिंदु हो तो, अच्छा ओ मूल बिंदु दिया गया हमें, यहाँ पे ओ पॉइंट है जो कि 0 0 दिया गया है, ये x ये y हो तो, और बिंदु P के निर्देशांक -3 4 हो तो। अब P x -3 y -4, तो हमारा पॉइंट लगभग कुछ इस जगह पे आ रहा है, यहाँ पे जैसे आ रहा है हमारा P, यहाँ पे हमारा जो है कि P आ रहा है -3 और -4, तो हमें ये OP निकालना है, ये OP निकालना है। तो डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं x2 - x1, तो x2 - x1 -3 -0 का स्क्वायर प्लस -4 -0 का स्क्वायर, 9 का 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 60, 9 प्लस 16 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ रहा है। अतः 5 यूनिट जो है कि हमारा यहाँ ऑप्शन बी जो है कि हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक्स अक्ष पर किसी बिंदु की निर्देशांक का रूप होता है एक्स कोऑर्डिनेट पर। अब देखिए हमारा ये एक्स एक्सिस है, इस कोऑर्डिनेट पर कोई भी पॉइंट अगर होता है तो x तो कुछ ना कुछ होता है, बट y का वैल्यू हमारे पास हमेशा 0 आता है, तो x 0 फॉर्म का होता है, x 0 ऑप्शन नंबर ए यहाँ का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहा है बिंदु 10 sin 60 डिग्री 0 और 0 10 sin 30 डिग्री के बीच की दूरी होगी, तो यहाँ पे भी हमें दूरी फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 यानी 0 माइनस 10 sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री का वैल्यू हमारे पास आता है √3/2, यानी कि यहाँ हो जाएगा √3/2 मल्टीप्लीकेशन में इसका स्क्वायर प्लस x2
x2 y2 हमारा हो जाएगा 10 साइन 30 डिग्री का मान होता है फिर हमारा 1/2 इतना माइनस फिर 0 का स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर करने पे ये हो रहा है हमारा 100 इंटू 3/4 ये कट जाएगा 25 यानी ये आ जा रहा है हमारा 75 अब प्लस यहाँ पे देखें तो ये वो कट के 5 आ रहा है 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 5 रूट अंडर 100 आ रहा है तो 100 का स्क्वायर हमारा 10 आता है तो 10 यूनिट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ पे सी में दिया गया 64 का करेक्ट आंसर हमारा जो है कि यहाँ पे ऑप्शन सी से ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि बिंदु में यदि इसमें दिया गया है 3 बिंदु यदि बिंदु में 0 0 1 2 तथा एक्स वाई संरेख हो मतलब ये कि मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट हमारा है 0 0 0 0 यहाँ पे हमारा है 1 2 और यहाँ पे हमारा है एक्स वाई। संरेख कहने का मतलब होता है कि बिंदु में एक ही रेखा में एक ही रेखा में होंगे तो इन तीनों पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट ए बी सी तो इनसे बनने वाले जो ट्रेंगल है उसका एरिया तो हमारे पास 0 होगा मतलब एरिया ऑफ ट्रेंगल एरिया ए बी सी का जो होगा वो तो 0 होगा। अच्छा तो ट्रेंगल का एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है हाफ इंटू x1 0 इंटू y2 2 माइनस y3 हमारे पास जो कि y है फिर प्लस x2 1 दिया गया है फिर हमारे पास y3 y माइनस y1 0 फिर प्लस x3 x है y2 x3 के बाद y1 माइनस y2 2 दिया गया है ये इक्वल टू 0 है। अच्छा यहाँ पर उधर आके 0 हो जाएगा कट के यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 2 माइनस वाई इंटू 0 ये भी गया 0 हमारा ख़त्म। यहाँ पे 1 इंटू वाई माइनस 0 ये जाएगा y फिर प्लस यहाँ पे x इंटू माइनस 2 हो जाएगा माइनस 2x ये बराबर 0 यानी कि y इक्वल टू ये हमारा आ रहा है यहाँ से 2x y इक्वल टू 2x ऑप्शन नंबर बी यहाँ का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 0 1 b 0 5 तथा c 3 0 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो अभी जैसे क्वेश्चन हम लोग बनाए सेम टू सेम वैसा अब यहाँ पे हमें ए बी सी जो है कि ड्रॉ हो रहा है। ए दिया गया है 0 1 बी हमारे पास है 0 5 और सी दिया गया है 3 4। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल हमारे पास ट्रेंगल क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हाफ इंटू x1 इंटू y2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 5 माइनस y2 हो जाएगा हमारे x3 इंटू y1 यानी 1 माइनस y2 5 हो जाएगा हमारा इस तरह से यहाँ पे। अच्छा अब इसे देखते हैं सॉल्व करके यहाँ जाएगा हाफ इंटू यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 0 इंटू ये तो हमारा 0 हो गया फिर प्लस यहाँ भी हमारा ये तो 0 हो गया। अब यहाँ से बचता है 3 इंटू 1 माइनस 5 करेंगे हो जाएगा हमारे पास 4 देख तो यहाँ से ये हो जाएगा 0 ये भी 0 यहाँ पे हमारे पास बचता है 3 इंटू माइनस 12 3 इंटू माइनस 4 यानी हो जाएगा ये हमारे पास माइनस 12। तो यहाँ हाफ इंटू माइनस 12 अगर करते हैं तो ये आ रहा है हमारे पास -6। अब चूँकि एरिया जो कि निगेटिव में नहीं होता है अतः हम इसका मॉडुलस यानी मापांक ले लेते हैं डेल्टा इक्वल टू -6 का मॉडुलस करने पे आता है 6 अतः 6 स्क्वायर यूनिट जो कि इसका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। ये तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। दोनों विकर्ण आपका रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर में बराबर होते हैं तो आपका यहाँ पे रेक्टेंगल आयत दिया गया है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है 2x प्लस 4y बराबर 10 3x प्लस 6y बराबर 12 द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी। तो चेक करते हैं कंडीशन हम लोग इसका a1 बाय a2 देखते हैं ये आता है 2/3। अच्छा b1 बाय b2 करने पे ये आता है 4/6 ये भी हमारा 2/3 आ रहा है। अच्छा c1 बाय c2 करने पे ये हमारा आ रहा है 10/12 ये अगर हम देखें इसमें अगर 2 छेद देते हैं तो यह जाता है 5 यह जाता है 6। अब चूंकि यहाँ कंडीशन हमारे पास इस तरह का बन रहा है कि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर नहीं c1 बाय c2 होता। इस कंडीशन में समीकरण का कोई हल नहीं होता है ना।
तो कोई हल नहीं होता, तो रेखाएं इसमें समांतर होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, यहाँ पे सी होगा ऑप्शन, प्रिंट किया गलत है। ऑप्शन यहाँ पे सी जो सी हो जाएगा, समांतर रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी घन के एक विकर्ण की लंबाई, अब जैसे देखिए आपके पास घन दिया गया है, घन अगर आपके पास इस तरह से अगर दिया गया है, ऐसे घन अगर दिया गया है, तो घन का एक विकर्ण, चलिए एक विकर्ण कहने का मतलब क्या, आपके मतलब जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का कोई लंबाई या फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का लेंथ आपको दिया गया है। तो 8√3 सेंटीमीटर, तो उसका भुजा क्या होगा, अगर इसका साइड अगर ए है तो घन का जो विकर्ण होता है वो होता है हमारा √3 इंटू साइड, तो इक्वल टू 8√3 दिया गया है। अगर हमें यहाँ √3 कैंसिल, तो साइड हमारा इक्वल टू 8 आ जाएगा, अतः 8 सेंटीमीटर यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a² इक्वल टू 96 में दिया गया है, तो उसका किनारा साइड निकलना है। यहाँ से a² देखें तो 96 डिवाइडेड बाई 6 करने पे 16×96, तो a अगर निकालेंगे तो √16 इक्वल टू 4 आएगा हमारा, 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा होता है 4πr², तो 4πr² यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं, दो अर्धगोले के आयतनों का अनुपात, दो अर्धगोला है, दो हेमिस्फीयर है, इस तरह से दो हेमिस्फीयर हमारे पास जो कि इस तरह से कुछ बना हुआ है, दो हेमिस्फीयर है, तो ये कह रहा है इसके आयतनों का अनुपात, मान लेते हैं इसका रेडियस r, इसका रेडियस r1, इसका r2, आयतनों का अनुपात, उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो आयतन होता है गोले का, होता है हमारा आयतन होता है 2/3 पाई r1³ डिवाइडेड बाय, फिर हमारा दिया गया है यहाँ पे 2/3 पाई r1³ r2³, ये इक्वल्स 27/64 है। 2/3 पाई कट जाएगा r1³ या फिर r1/r2 का, अगर क्यूब हटाते हैं तो इधर हमारा आ जाएगा क्यूब रूट 27/64, इसका आंसर हमारा आ रहा है 3/4। अतः रेडियस का रेशियो हमारे पास यहाँ पे 3/4 आ रहा है। तो इनके वक्र पृष्ठ, तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πr², तो 2πr1 यानी 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फिर हो जाएगा 2πr2 यानी 4 का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9:16 हमारा ऑप्शन बी में आ रहा है, जो कि एकदम सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि 73 का, इसमें दिया है दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, दो सिलेंडर दिया गया है जिसमें कि r1/r2 हमें दिया गया है 3/2, तो और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, फिर इसमें h1/h2 हमें दिया गया है 5/7। आयतनों का अनुपात, तो सिलेंडर का आयतन वॉल्यूम हमारा होता है, जैसे v1 अगर v2 करें, ये होता है πr²h, तो पाई r दिया गया है 3 स्क्वायर इंटू h दिया गया है 5 डिवाइडेड बाय पाई r1 यानी 2 का स्क्वायर इंटू h 7 πr²h, तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो गया हमारा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 9 5 45, रेशियो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 to 24 इंटू 7 यानी 28, 45 रेशियो 28 हमारा ऑप्शन नंबर बी में ये सही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 + कोट स्क्वायर थीटा, इसका आंसर, तो साइन स्क्वायर थीटा इसमें दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 + कोट स्क्वायर थीटा, 1 + कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे यदि हम कोसेक स्क्वायर थीटा अगर रखते हैं तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाए, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 74 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी शंकु की ऊंचाई हमारे पास एक शंकु दिया गया है, शंकु हमें इस तरह से दिया गया है, ये ऊंचाई, इसका जो ऊंचाई है h दिया गया है आपको 12 मीटर दिया गया है, त्रिज्या इसका 20, रेडियस इसका 5 मीटर दिया गया है।
तो त्रिज्या की ऊंचाई एल, ये स्लैंट हाइट हमें एल निकालना है। तो यहाँ से देखते हैं, अगर ए मान लें, अगर इसका वर्टाइसिस यहाँ पे ए है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे अगर बी है, यहाँ पे सी है, तो हमारा ओ ए लाइन जो है कि हमारे इस जो रेडियस यहाँ से इस तरह से जो जाता है रेडियस, इस पे ये पूरा पूरी परपेंडिकुलर होता है, अतः एंगल यहाँ पे ओ जो है कि हमारा 90 डिग्री होगा। तो हमें स्लैंट हाइट एल निकालना है, तो एल हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हमारा इक्वल टू 13 आ रहा है। तो 13 मीटर, इसका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, कोई सिलेंडर हमें इस तरह से जो है कि हमें यहाँ पे सिलेंडर दिया गया है, चलिए सिलेंडर यहाँ पे इस तरह से दिया गया है। सिलेंडर में कह रहा है इसके आधार का क्षेत्रफल, यानी यहाँ का क्षेत्रफल, ये एरिया का क्षेत्रफल जो कि हमें दिया गया है पाई ए, ये हमें दिया गया है पाई ए स्क्वायर दिया गया है, और ऊंचाई बी हो तो इसका हाइट हमें बी दिया गया है, तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का 2πr/h। तो अभी हमारे पास आर नहीं है, मगर बेस एरिया दिया गया है, तो बेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू ये दिया गया है हमारे पास पाई ए स्क्वायर। तो ए पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी आर का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ए हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसका सरफेस एरिया क्या होता है, 2 × पाई × आर का मान ए है और एच का मान बी है, 2 पाई ए बी हो जाएगा, 2 पाई ए बी सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x tan 45 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री इंटू कोट 60 डिग्री, तो x का मान है। अच्छा, x इंटू tan 45 डिग्री का मान 1 इंटू कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, इक्वल्स साइन 60 डिग्री का मान होता है हमारा √3/2 इंटू कोट 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री होता है √3, तो कोट 60 डिग्री हो जाएगा हमारा 1/√3, √3 कैंसिल आउट हो गया, इधर 1/2, इधर का भी 1/2 कैंसिल, तो x का वैल्यू यहाँ से हमारे पास 1 आ रहा है, अतः 1, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यदि कोट 3x इक्वल टू साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री प्लस कोट 60 डिग्री, तो x का मान है कोट 3x, चलिए दिया गया है कोट 3x इक्वल टू साइन 45 डिग्री का मान आता है 1/√2 इंटू कोस 45 डिग्री का भी मान हमारा 1/√2 ही होता है, प्लस कोस 60 डिग्री का मान आता है 1/2, तो 1/2 आ रहा है। अच्छा, इसको सोल्व करने पे 1/√2 होकर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 मिलके हमारा 1 आ जाएगा। अब देखिए कोट 3x इक्वल टू हमें दिया गया है 1, ये 1, तो 1 हमारा कोट 45 डिग्री का भी मान 1 होता है और tan 45 डिग्री का भी मान 1 होता है, तो हम इसे जो है कि कोट 45 डिग्री कर देंगे। तो कोट रेशियो कैंसिल आउट होने पे 3x इक्वल टू बचता है 45 डिग्री, यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 15 डिग्री, अतः ऑप्शन सी यहाँ पे जो कि करेक्ट हो जाएगा 78 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 4, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं, अब हमें cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम इसे कह सकते हैं cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू cos थीटा इंटू sec थीटा। चूँकि फॉर्मूला जो हमारा बेसिक फार्मूला जो है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ये आता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आने वाला है, cos थीटा प्लस sec थीटा का मान हमें दिया गया यहाँ पे 4, तो यहाँ से हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस और कर देंगे 2 इंटू कोस थीटा इंटू सेक थीटा, तो कोस थीटा सेक थीटा एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो -2 कर देंगे, तो 16 का स्क्वायर माइनस 2 यानी हो जाएगा 16 माइनस 2 बराबर 14 जो है कि हमारा यहाँ से करेक्ट एकदम ट्रिक के साथ हमारा आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि सेक ए प्लस 10 इक्वल टू 2 है और सेक ए माइनस 10 इक्वल टू बी, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए सेक ए प्लस 10 ए दिया गया हमें और सेक ए माइनस 10 ए इक्वल टू बी है,
तो ए बी का मान क्या करना है, तो ए बी का मान हमें यहाँ से निकालना है। अच्छा, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से अगर हम ए निकालें तो ये हमारा आ जाएगा सेक ए प्लस 10a डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। और b का वैल्यू हमें यहाँ पे जो है कि सेक ए माइनस 10a दिया गया है। अब हम लोग करेंगे a इंटू बी, तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस 10a डिवाइडेड बाय 2 इंटू सेक ए माइनस 10a। अच्छा, यहाँ देखिए सेक ए प्लस 10 इंटू सेक ए माइनस 10, ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अतः इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 2। अब फॉर्मूला हमारा होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई इक्वल टू 1/2 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आंसर 1/2 इक्वल टू इन ऑप्शन सी यहाँ पे हमें दिया गया है। अतः क्वेश्चन 80 का ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ पे हमारा सी करेक्ट रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है सेक 60 डिग्री। अब जानते हैं कॉस 60 डिग्री हमारा आता है 1/2, तो इसका उल्टा है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा ऊपर में 2/1 इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यदि a प्लस बी 90 डिग्री तो कोट a बराबर है। अच्छा, a प्लस बी 90 डिग्री हमें यहाँ पे दिया गया है, तो कोट a का मान निकालना है। अब देखिए a प्लस बी इक्वल टू है 90 डिग्री। अच्छा, अगर हम लोग इसे लिखें a इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस b। अगर कोट से मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा कोट a, इधर हो जाएगा हमारा कोट 90 डिग्री माइनस b। अच्छा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हमारा होता है 10 थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा 10b। तो 10 ऑप्शन सी में हमें दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यदि इसमें दिया गया है यदि कोस थीटा बराबर 12/13 तो कोसेक थीटा बराबर है। अच्छा, कोस थीटा हमें यहाँ पे दिया गया है, हमें कोसेक थीटा निकालना है। अच्छा, कोसेक थीटा का वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू हमारा होता है 1/sin थीटा। अच्छा, 1/sin थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा इक्वल टू होता है √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब हमें यहाँ पे दिया गया है 1 डिवाइडेड बाय √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा 12/13 तो स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144/13 का हो जाएगा 169। अब 169 में 144 घटाने पे हमारे पास बचता है 5/100, ये 25/169। स्क्वायर रूट करने पे आ जाएगा 5/13। अतः यहाँ पे कोसेक थीटा का मान हमारे पास आ रहा है 5। अच्छा, डिवाइडेड बाय 1 है ना यहाँ पे, ये प्लस ये अर्थात 13/5 हो जाएगा हमारा आंसर। 13/5 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि 4 tan थीटा इक्वल टू 3 तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे एकदम बेधड़क यहाँ मार सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, सही ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1 बराबर x, तो x का मान क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए कोट स्क्वायर थीटा इंटू सेक ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू होता है 10 स्क्वायर थीटा, ये हो गया 10 स्क्वायर थीटा, इधर हमारा कोट स्क्वायर थीटा। अब 10 थीटा इक्वल टू कोट थीटा इक्वल टू कोट थीटा गुना 10 थीटा इक्वल टू होता है 1, तो यहाँ स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो कि बी जो है कि करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मीनार की ऊंचाई, इसमें हमें कह रहा है किसी मीनार की ऊंचाई 35 मीटर है। चलिए एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 35 मीटर हमें दिया गया है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होता है, मतलब कि ये जो है कि इस तरह से 45 डिग्री मतलब जब दिखाता है यहाँ पे 45 डिग्री, तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी, जो होगी हमें ये हमें निकालना है। चलिए बी मान लेते हैं। यहाँ से डायरेक्ट देखते हैं 10 45 डिग्री अगर लाते हैं तो आता है 35/b, या फिर यहाँ से बी 10 45 डिग्री का मान 1 आता है, b इंटू 1 इक्वल टू 45, ये 35 मीटर आ रहा है। अतः 35 मीटर ही होगा हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहा है यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ, मान लीजिए एक स्तंभ है, इसकी ऊंचाई h मान लेते हैं, जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई, अच्छा इसी स्तंभ की छाया की लंबाई
कि 1/√3 गुनी है। चलिए मान लेते हैं यहाँ सबसे पहले हमारा थीटा एंगल बन रहा है, थीटा पूछा है इसमें। तो अब इसमें कह रहा है कि उस स्तंभ की ऊंचाई एच जो है कि वो हमारा उस स्तंभ की छाया की लंबाई मान लेते हैं अभी हमारे पास BC है ना। छाया की लंबाई की 1/√3 गुना है ना। छाया की लंबाई का 1/√3 गुना है। चलिए इसको अभी देख, कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की 1/√3 गुनी है, मतलब इस आधार का 1/√3 गुना है। इसमें हमको पूछ रहा है थीटा का वैल्यू क्या होगा। चलिए अगर यहाँ से हम लोग देखें, अगर h/अगर BC का रेशियो निकालें तो ये 1/√3 आ रहा है। अच्छा, ट्रायंगल में यदि हम लोग लगाते हैं tan थीटा इक्वल टू ये आता है हमारे पास P यानी h/BC यानी BC। तो h/BC का वैल्यू हमारे पास दिया गया है 1/√3। तो 1/√3 हम लोग इसको tan 30 डिग्री लिख सकते हैं, अथवा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो कि हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कोस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या होगा। चलिए सबको यदि हम लोग अगर करें, कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा इंटू हमारा फिर हो जाएगा सेक थीटा, हो जाएगा हमारा 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस कोस थीटा हो जाएगा कोस थीटा बाय साइन थीटा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा हमारा 1 माइनस कोस स्क्वायर यानी ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। इधर हमारे पास मल्टीप्लाई में आ रहा है, यहाँ पे एलसीएम में हमारा आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अच्छा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। अच्छा अब देखिए, अब यहाँ से देखें कोस स्क्वायर थीटा को यदि हम यहाँ से अगर कट करते हैं तो यहाँ से कोस थीटा, यहाँ से कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को कट करते हैं यहाँ साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा इक्वल टू हमारे पास 1 वैल्यू आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 साइन, यहाँ पे ऑप्शन कुछ प्रिंट है। अच्छा हिंदी में अगर हम लोग इसे देखें, हिंदी में क्या दिया गया है 89 का। अच्छा 2 साइन 38 डिग्री दिया गया है यहाँ पे, 2 साइन 38 डिग्री, 2 साइन 38 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 50 डिग्री। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस 52 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, या फिर 2 साइन 38 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। ये भी हो जाएगा हमारा साइन 38 डिग्री, ये कट के इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 ऑप्शन नंबर सी यहाँ का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि साइन 50 डिग्री प्लस कोस 40 डिग्री इक्वल टू 2 साइन ए, तो ए का मान है। अच्छा साइन 50 डिग्री यहाँ से दिया है साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री, कॉस 40 डिग्री। अब कॉस 40 डिग्री जो दिया गया है तो कॉस 40 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो ये इक्वल टू 40 डिग्री आ जाएगा, इक्वल टू है 2 साइन ए, 2 साइन ए। अच्छा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये यहाँ से जैसे हो जाएगा साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये हो जाएगा फिर हमारा साइन 50 डिग्री इक्वल टू 2 साइन ए। अच्छा साइन 50 प्लस कितना हो गया हमारा, ये हो जाता है हमारा 2 साइन 50 डिग्री इक्वल टू 2 हमारा हो जाता है 2 साइन ए। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, साइन 50 डिग्री इक्वल टू हमारा रहता है साइन ए, अतः हमारा ए का मान यहाँ से 50 डिग्री आ रहा है। अतः ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 19 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 तो सेक थीटा का मान। अच्छा देखिए यहाँ पाई के फॉर्म में हमें थीटा का मान दिया गया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा थीटा का मान यहाँ पे पाई के फॉर्म में
दिया गया है। तो जानते हैं पाई इक्वल टू जो होता है वो हमारा 180 डिग्री होता है। ये एडवांस मैथ का जो है कि एडवांस मैथमेटिक्स बुक का जो है कि आपका यहाँ पे टॉपिक डाला गया है। पाई का वैल्यू जो है कि हमारा होता है 180 डिग्री, ठीक ना। तो यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। यदि यहाँ से थीटा निकाले ये हो जाएगा पाई बाय 2 इंटू 1/2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा पाई बाय 4, यानी कि थीटा का वैल्यू देखें तो पाई बाय 4 यानी कि 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, ये हमारा आ रहा है 45 डिग्री। तो अब निकालना हमें सेक थीटा, अब निकालना हमें सेक थीटा यानी कि सेक 45 डिग्री। सेक 45 डिग्री का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा √2/1 यानी कि √2। अतः √2 ऑप्शन नंबर बी में यहाँ भी दिया गया है, तो ये करेक्ट हो जाएगा आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब 92 में कह रहा है साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर 13 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 77 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस कॉस 59 डिग्री इंटू साइन 31 डिग्री। चलिए यहाँ से ना जो इसमें बेसिक फार्मूला यूज होने वाला है वो हम लोग लिख लेते हैं। हमारा पहला फार्मूला जो इसमें यूज होगा, यदि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं तो ये हमारा होता है कॉस थीटा। अच्छा, इसका इन्वर्स भी सेम है। अच्छा, फिर एक और फार्मूला यहाँ पे देखें जो कि हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगेन हमारा फिर कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू ये हमारा 1 होता है। ये तीनों फार्मूला का यूज उस क्वेश्चन में होने वाला है। तो चलिए अब इसे हम लोग करते हैं। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 23 डिग्री, साइन स्क्वायर 23 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री के लिए हम लोग यहाँ पे से 67 डिग्री लिख सकते हैं। फिर प्लस हमारा साइन स्क्वायर, ओह सॉरी कट हो गया, ये हमारा यहाँ हो गया साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री प्लस फिर हमारा यहाँ पे है साइन स्क्वायर 67 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 13 डिग्री प्लस फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 13 डिग्री फिर प्लस हमारा यहाँ पे है कॉस स्क्वायर 77 डिग्री। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 13 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे हमारा है साइन 59 डिग्री, यहाँ पे फिर हमें दिया है साइन 59 डिग्री, साइन स्क्वायर 59 डिग्री और प्लस। अब जैसे देखिए हमें यहाँ पे दिया गया है कोसेक थीटा, कोसेक 59 डिग्री इंटू साइन 31 डिग्री। तो कोसेक थीटा और कोस 59 डिग्री, सॉरी कोस 59 डिग्री है। तो इस कोस 59 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 31 डिग्री है ओनली। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ये हमारा साइन स्क्वायर ये हो जाएगा 67 डिग्री प्लस कॉस, अब फिर सॉरी यहाँ पे हो जाएगा कॉस, ये साइन तो ये इधर हो जाएगा कॉस 67 डिग्री डिवाइडेड बाय फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर 13 डिग्री फिर प्लस यहाँ पे कोस 90 डिग्री में मैंने साइन थीटा हो जाएगा फिर हमारा साइन स्क्वायर फिर हमारा यहाँ फिर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 13 डिग्री 77 हाँ से इतना डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर 59 डिग्री अब प्लस यहाँ पे देखिए ये साइन कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा करने पे ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे जो कि कॉस 59 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर इसको हम लोग यहाँ से लिखें कि इसको अच्छा लिखना था, इस टर्म को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं
cos 59 डिग्री इंटू फिर यहाँ पे sin 31 को हम लोग लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस 51 डिग्री। तो ये कोस थीटा इधर भी sin 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कोस स्क्वायर 59 डिग्री। तो इसका वैल्यू हमारे पास टोटली 1 आ रहा है, फिर प्लस इसका वैल्यू हमारे पास 1 आ रहा है, 1 + 1 = 2 हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर भी हमारा बी ऑप्शन जो कि करेक्ट आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब है कि एक वर्ष में एक महीना यादृच्छिक चुना जाता है, इसके अप्रैल या जून होने की प्रायिकता। अच्छा, अप्रैल हम लोग देखते हैं, जैसे अप्रैल मंथ जो हमारा होता है ये भी 30 डे का होता है, और जून मंथ जो हमारा होता है ये भी हमारा 30 डे का होता है। तो टोटल हमारा अगर यहाँ अप्रैल प्लस अगर जून की अगर बात करें, टोटल हमारा 60 डेज होता है। तो एक वर्ष में हमारा 365 डेज होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अप्रैल या फिर जून अगर हम लोग निकालें, ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 365 डिग्री। अच्छा, तो इससे जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद काटने पर ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी मैच करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा जो कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक पासे की फेंक में संख्या 4 या 5 आने की प्रयास। अच्छा, पासा जो होता है उस पर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इस तरह से होते हैं। 4 या 5 तो यानी कि यहाँ पे प्रोबेबल फेवरेबल आउटकम जो कि हमारे पास 2 है, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम हमारे पास 6 है, तो कट के 1/3 आएगा। तो 1/3 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं आने की प्रायिकता। अब देखिए, अंक 6 नहीं आने की प्रायिकता, नंबर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 6 नहीं आएगा, मतलब हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ सकता है। तो फेवरेबल आउटकम हो गया हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइडेड बाय टोटल है 6, तो 5/6 इसका ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे जो कि सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या। अब 4 सिक्कों को हम एक साथ उछालते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक सिक्का जो होता है क्वाइंस में कितने फेवरेबल आउटकम्स होते हैं, 2 होते हैं, और इसको कितना बार उछाला जाता है, इसको टॉस किया जाता है, इसको 4 टाइम टॉस किया जाता है, तो 2 गुना 2 गुना तो 4 टाइम्स इसको टॉस किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये हमारा फेवरेबल आउटकम जो होगा इस तरह से, जैसे देखिए पहले सिक्का फेंकेगा तो मान लेते हैं सब में एच 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 एच, इस तरह से एच आया, फिर सेकेंड में फिर हमारा एच 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 एच, फिर टी आएगा, फिर थर्ड में हमारा फिर एच 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 एच, फिर टी टी आएगा। इस तरह से हम जब टोटल फेवरेबल आउटकम लिखेंगे हमारे पास टोटल 2 टू दी पावर जो कि 4 आ रहा है, मतलब 16 टाइम्स 16 आउटकम्स आ रहे हैं। अतः ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा बी जो है कि ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पासे की एक फेंक में 3 और 6 के बीच की प्राप्त होने की प्रायिकता। पासा फेंकने पर 3 और 6 के बीच, 3 और 6 के बीच में हमारा 4 और 5 आता है, यानी 2 फेवरेबल आउटकम है, यानी 2 बट्टा टोटल है 6, ये कट के हमारा फिर 1/3 होता है। ऑप्शन यहाँ पर भी हमारा बी जो कि सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं 98 का 4, 5, 6, 7, 7, 5, 4, 5 का बहुलक। तो इस तरह के आंकड़े में हम लोग जानते हैं जो नंबर जिस नंबर का फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होता है वही बहुलक होता है। तो यहाँ पे देखिए 5 हमारा 3 टाइम्स आ चुका है, तो बहुलक यहाँ का 5 जो है कि सही हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी इस सेक्शन का हमारे पास और लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। इस सेक्शन का जो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा वो भी आज जो है कि हम दूसरे वीडियो पे जो है कि दे दिए हैं। आप लोग जाके जो कि उस वीडियो को भी देखिए और पूरा सोल्यूशन देखिए। पूरे सेट का सोल्यूशन आपको करने के बाद जो है कि पूरा एकदम मैथ जो है कि पूरा एकदम हल्का लगने लगेगा। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं एक ही सेट्स में। पूरा कर लीजिए, आज कर लीजिए, कल जाके एग्जाम दीजिए, आपका रिजल्ट 90 प्लस ये मेरा गारंटी है। अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर आपका हो गया तो 95+ स्कोर जो कि आप करके आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। यदि आप बढ़िया से पढ़े हैं पहले तो इस पेपर को करने के बाद आपके सारे डाउट्स जो है कि इसमें क्लियर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 99 का 18, 13, 17, 12, 16, 19 की माध्यिका क्या है। यहाँ पे माध्यिका मांगा गया है। जब भी माध्यिका मांगा जाता है इस तरह के आंकड़ों से तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करने पे इसका ऑर्डर आ रहा है 12, 13, 16, 17, 18 और 19 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग n देखें, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो कि हमारा क्या है, इवेन है। क्या है हमारा,
इवन है। जब हमारा नंबर ऑफ टर्म्स इवन रहता है तो हमारे पास जो मीडियन जो निकलता है, उसका वैल्यू हमारे पास होता है n/2 फिर प्लस n/2 + 1 है ना, 1th है ना। इन सब चर मानों का जो है कि हमारा एवरेज होता है। तो यहाँ पे देखिए n/2 का वैल्यू अगर 6n है तो n/2 का वैल्यू हो जाएगा 3, यानी थर्ड टर्म हमारा है 11 फिर प्लस हमारा n + 1/2 यानी फोर्थ टर्म हमारा है 17। अच्छा, फिर डिवाइडेड बाय हमारा 2 करते हैं। इसको ऐड करने पे हमारे पास आ रहा है 7 + 1 8 112। यहाँ पे कुछ देखें थोड़ा, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमारा जो 11 नहीं, यहाँ पे जो टर्म हमारा 16 है ना, ये 16 है। अच्छा, ये 16 + 17 ये हमारा हो जाएगा टोटल 33। तो 33 का एवरेज निकालने पे ये हमारे पास आ जाता है 16.5। अतः 16.5 ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया गया है, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का हमारा। चलिए इस सेट के खत्म होने के बाद उसके बाद आप लोग इसका टेस्ट दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग जो है सोशल साइंस और साइंस का जो कि एकदम एक्यूरेट सेट देंगे, जो कि एग्जाम में एकदम छपने वाला क्वेश्चन आपका उसमें आएगा। आप बनाइए उसको, फिर आप जाके एग्जाम दीजिए, एकदम एग्रीगेट मार्क्स कीजिए हाईएस्ट आपका। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 4x 5 y का माध्य 7 है, तो x और y में संबंध क्या है। चलिए हमें इसमें ये सब का माध्य 7 दिया गया है, तो माध्य निकाल लेते हैं। 1 + 4 + x + 5 + y डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 नंबर से है, तो 5 इसका आ रहा है हमारा 7। चलिए यहाँ पे आ जाता है 1 + 4 5 5 + 5 10, ये हो गया 10 + x + y = 7 5 जा 35, या फिर x + y हमारे पास आता है 35 - 10 = 25। तो x + y = 25 हमारा ऑप्शन नंबर सी में जो कि मैच कर रहा है, तो ये इसका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, आई होप ये सेट्स आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इसको कर लीजिए, इसको करने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और आप कल जाके एग्ज़ाम में अधिक से अधिक नंबर को गेन कीजिए। और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ जब तक आपका एग्ज़ाम खत्म नहीं हो जाता है। ऐसे और भी बहुत सारे कंटेंट हम आप लोगों को अभी प्रोवाइड करने वाले हैं। चलिए तब तक पढ़िए और एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू।